मूवी की शुरुआत में हम फर्नांडो नाम के एक मार्शल आर्ट ट्रेनर को देखते हैं जो अपनी हर रोज एक जैसी लाइफ को लेकर खुश नहीं है। उसे ऐसा कुछ करना है जो आज तक किसी और ने ना किया हो। एक रात वो अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। उस वक्त बाहर बारिश हो रही थी। फर्नांडो को सिगरेट पीने की आदत थी, लेकिन तभी एक कार तेज रफ्तार से उसके सामने से गुजरती है और पानी की वजह से उसकी सिगरेट बुझ जाती है। वो उस सिगरेट को पानी में फेंक देता है और उस सिगरेट को पानी में बहता हुआ देखकर फर्नांडो बस यूं ही उसका पीछा करने लगता है। आगे जाकर वो सिगरेट ड्रेनेज के एक मैनहोल के अंदर चली जाती है। वहां जब फर्नांडो ऊपर देखता है तो उसके सामने बैंक ऑफ रियो थी। वो तुरंत ही उस ड्रेनेज के बाकी मैनहोल्स को फॉलो करते हुए उस ड्रेनेज के आखिरी छोर तक यानी शहर के बाहर पहुंच जाता है, जहां उस ड्रेनेज का बड़ा सा पाइप उसे दिखाई देता है। फर्नांडो उस पाइप में जाता है और उसी समय वो उस बैंक को लूटने का एक प्लान बनाता है, लेकिन वो ये काम अकेला नहीं कर सकता था। उसे इसमें उसके जैसे ही कुछ लोगों की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अगले दिन वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम मार्टिन है। मार्टिन एक मैकेनिक है और वो मशीन्स बनाने में एक्सपर्ट है। उसे पूछने पर वो फर्नांडो का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब इस प्लान को पूरा करने के लिए फर्नांडो को कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक नाम के एक आदमी से मिलता है और उसे अपना प्लान बताकर वो उसे पैसों के लिए पूछता है। लेकिन डॉक के पास भी पैसे नहीं थे, पर वो अपने एक दोस्त के बारे में बताता है जो उनके प्लान को फंड कर सकता है। फिर हम मारियो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक शातिर चोर है और वो नए नए आइडिया लगाकर चोरी करने में माहिर है। इस बार उसने एक ट्रैकर के जरिए एक ट्रैवल एजेंसी के तिजोरी का पता लगाकर वहां का सारा पैसा चोरी कर लिया है। चोरी करके वापस जाते वक्त उसे कोई फॉलो कर रहा था, पर मारियो उसे चकमा देकर वहां से निकल जाता है। वो फॉलो करने वाला और कोई नहीं बल्कि फर्नांडो ही था, क्योंकि डॉक ने अपने जिस दोस्त के बारे में बताया था वो मारियो ही है जो फर्नांडो के प्लान को फंड कर सकता है। अब फर्नांडो मारियो के घर कॉल करता है और उसके आंसरिंग मशीन में एक मैसेज छोड़ता है कि वो उसे कल मिलना चाहता है। लेकिन तभी मारियो वहां आता है, क्योंकि वो समझ गया था कि फर्नांडो उसका पीछा कर रहा था। उसे लगता है कि वो उसे लूटने के लिए उसका पीछा कर रहा था, इसलिए वो उसे धमकी देकर वहां से चला जाता है। आगे जब वो घर आता है और कुछ देर बाद अपनी आंसरिंग मशीन चलाता है तो वो फर्नांडो की भी कॉल सुनता है। उस कॉल के आखिर में उसकी भी आवाज रिकॉर्ड हुई थी, जिससे वो समझ जाता है कि उस कार वाले आदमी ने ही ये कॉल की थी। इसलिए मारियो फर्नांडो से मिलने उस जगह जाता है जहां फर्नांडो ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वहां फर्नांडो उसे अपना प्लान बताता है और कहता है उन्हें बस एक बड़ी चोरी करनी होगी, जिसके बाद उन्हें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल अर्जेंटीना के सेंट्रल बैंक के रूल के मुताबिक किसी भी बैंक के कैशियर को 10,000 जमा होने के बाद उन पैसों को बैंक के अंडरग्राउंड वॉल्ट में जमा करना पड़ता था, जहां सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस होते हैं। और फर्नांडो के प्लान के मुताबिक वो उस बैंक के अंडरग्राउंड वॉल्ट को ही लूटने वाले हैं। अब फर्नांडो मारियो को लेकर बैंक ऑफ रियो के सामने आता है और किसी को पता चले बिना वहां के ड्रेनेज के मैनहोल से एक मेजरमेंट टेप अंदर छोड़ता है। मारियो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर फर्नांडो कर क्या रहा है। उसके बाद फर्नांडो मारियो को लेकर शहर के बाहर उस ड्रेनेज के बड़े से पाइप के पास ले जाता है और उस पाइप से होते हुए कुछ ही समय में वो दोनों उस मेजरमेंट टेप तक पहुंच जाते हैं। यानी वो दोनों अभी बैंक ऑफ रियो के ठीक नीचे खड़े हैं और बैंक का अंडरग्राउंड वॉल्ट उनसे सिर्फ 18 मीटर दूर है। यहाँ फर्नांडो मारियो को अपना पूरा प्लान बताता है। मारियो को भी उसका प्लान बहुत पसंद आता है और वो भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। अब फर्नांडो को मिलाकर ये 4 लोग हो चुके थे। उसके अगले ही दिन वो चारों इस प्लान पर चर्चा करने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं। दरअसल वो उस ड्रेनेज के पाइप से एक सुरंग बनाकर बैंक के अंडरग्राउंड वॉल्ट के अंदर जाने वाले थे, लेकिन मारियो कहता है कि इन वॉल्ट्स में सेंसर लगे होते हैं। तो फर्नांडो कहता है कि ये सेंसर मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर सकते, बल्कि वो सिर्फ तापमान के बदलाव को ट्रैक कर सकते हैं, और इसलिए फर्नांडो ने स्लीपिंग बैग से सूट्स बनाए हैं जिन्हें सेंसर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। अब उनके पास बैंक के अंदर की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अगले दिन फर्नांडो बैंक में जाता है और वहां बैठने के बहाने से बैंक के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की तस्वीरें लेने लगता है। कुछ ही देर में वहां पर पुलिस की एक कार आती है। पुलिस को देखते ही फर्नांडो वहां से निकलने के लिए खड़ा होता है, लेकिन वहां का सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकता है, क्योंकि उन्हें फर्नांडो पर शक हो गया था। उसके बाद पुलिस और वो सिक्योरिटी गार्ड फर्नांडो को अंडरग्राउंड वॉल्ट के एक रूम में चेकिंग के लिए ले जाते हैं। जाते समय फर्नांडो उस अंडरग्राउंड वॉल्ट को गौर से देख रहा था। उसके बाद उसकी चेकिंग की जाती है, पर उसके पास कुछ भी नहीं मिलता। कैमरा भी एम्प्टी था। दरअसल उसने नीचे आते समय मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। अब फर्नांडो उन पर ही चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मुझे बेवजह परेशान किया है। उसके बाद वो वहां से निकल जाता है। अब वो उन तस्वीरों की मदद से बैंक के फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ अंडरग्राउंड वॉल्ट का भी नक्शा बना लेता है। अब फर्नांडो इस जानकारी के आधार पर बैंक के अंदर घुसने का एक बढ़िया सा प्लान बनाता है और साथ में वो मारियो को बताता है कि हम जिन पैसों को लूटने वाले हैं उसका इंश्योरेंस है,
इसलिए बैंक के कस्टमर्स का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान सिर्फ बैंक को होगा। उसके बाद उस रात वो चारों ड्रेनेज के पाइप में जाते हैं और वहां से सुरंग खोदने का काम शुरू करते हैं। उन्हें यह काम रात के वक्त ही करना होगा और उन्हें और आदमियों की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अगले दिन वो अल्बर्टो नाम के एक आदमी को अपने साथ ले लेते हैं। दरअसल फर्नांडो ने तय किया था कि वो बैंक के अंदर जाने के बाद वहां के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को वेल्डिंग मशीन के जरिए तोड़ेंगे, लेकिन उन्हें वेल्डिंग मशीन से एक लॉकर बॉक्स को तोड़ने के लिए कम से कम 1 मिनट का वक्त लगेगा और वहां पर 400 बॉक्सेस थे, यानी उन्हें उन सभी बॉक्सेस को तोड़ने में 7 घंटों का वक्त लगेगा। पर उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उन बॉक्सेस को तोड़ने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। पर उसके लिए उन्हें लॉकर बॉक्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए अगले दिन मारियो उस बैंक के एक दूसरी ब्रांच में एक लॉकर बॉक्स किराए पर ले लेता है और उसे खोलते समय उसके लॉक को ध्यान से देखता है और उस लॉक के हिसाब से उसे तोड़ने के लिए मार्टिन को एक मशीन बनाने के लिए कहा जाता है। मार्टिन मशीन बनाने में माहिर है, वो तुरंत मशीन बनाने में लग जाता है। उसके बाद वो लोग एक वैन चुराते हैं जिसकी उन्हें जरूरत पड़ने वाली थी और साथ ही उन्हें उस वैन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस भी करने होंगे, इसलिए वो उस वैन को लेकर अल्बर्टो के घर की तरफ जाते हैं। लेकिन उन्हें अल्बर्टो का घर पता नहीं था, इसलिए वो एक जगह अल्बर्टो का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में अल्बर्टो अपनी वाइफ के साथ वहां आता है और उन सबको अपने घर ले जाता है। वहां सब लोग वैन पर काम कर रहे थे, पर मारियो थोड़ा भड़का हुआ था क्योंकि अल्बर्टो ने अपनी वाइफ को भी इस प्लान के बारे में बताया था। तब अल्बर्टो कहता है कि मेरी वाइफ को मेरे बारे में सब पता है, उसने हर बार मेरा साथ दिया है, वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएगी। अब उनके पास अल्बर्टो की बात मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। उनके इन सभी कामों के साथ साथ सुरंग खोदने का काम भी जारी था। उसके बाद एक रात फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टेरेस पर बातें कर रहा था, तब वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, इन तारों की रोशनी को धरती तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है, मतलब इस वक्त वो तारे वहां होंगे भी नहीं। तभी उसके गर्लफ्रेंड कहती है कि हमें लगता है कि वो तारे वहां पर है, लेकिन असल में वो तारे वहां नहीं होते हैं। ये बात सुनकर फर्नांडो को एक आइडिया आता है और वो तुरंत मारियो से मिलने चला जाता है। वहां पर वो मारियो को बताता है कि बैंक के वर्किंग आवर्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं और बैंक के बंद होने के बाद के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं। इसके अलावा बैंक में सामने से होने वाली चोरी को रोकने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम है। साथ ही एक सुरंग से होने वाली चोरी को रोकने के भी कई तरीके हैं, लेकिन अगर दोनों तरफ से एक साथ चोरी की जाए तो उन लोगों को ये पता लगाना मुश्किल होगा कि बैंक के अंदर क्या हो रहा है। यानी फर्नांडो का मतलब था कि वो लोग बैंक में चोरी करने तब घुसेंगे जब बैंक खुला होगा, और वो रात की जगह दिन के समय बैंक में चोरी करने का फैसला करते हैं। अब उनका सुरंग खोदने का काम पूरा हो चुका था, तो अगले दिन वो चोरी करने के लिए बैंक की तरफ निकलते हैं। वो अपने फिंगरप्रिंट्स छुपाने के लिए उंगलियों पर ग्लू लगाते हैं और मारियो को शहर के बाहर छोड़ते हैं ताकि वो ड्रेनेज के पाइप से होकर सुरंग के पास यानी बैंक ऑफ रियो के नीचे पहुंच जाए, और बाकी 4 लोग 2 अलग अलग गाड़ियों में बैंक की तरफ जाते हैं। फर्नांडो और अल्बर्टो भेस बदलकर बैंक के मेन गेट से अंदर आते हैं और दूसरी तरफ मारियो और डॉग बैंक के पार्किंग में अपनी कार खड़ी करके पार्किंग के रास्ते से अंदर आते हैं। वो चारों सुरक्षित जगह देखकर अपने अपने मास्क पहन लेते हैं और हथियार दिखाकर सभी कस्टमर्स को बंदी बना लेते हैं। उसके बाद मारियो एक बैग कैशियर को देकर उसमें पैसे भरने को कहता है। वही सिक्योरिटी रूम में एक सिक्योरिटी गार्ड था जो सीसीटीवी में यह सब देख रहा था। वो तुरंत लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करता है, जिसे फर्नांडो भी वॉकी टॉकी के जरिए सुन रहा था। कुछ ही समय में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। उनका प्लान सही जा रहा था। तब फर्नांडो अपने साथियों को बताता है कि स्टेप 1 शुरू हो चुका है, और वो एक कस्टमर को गन पॉइंट पर लेकर बाहर जाता है और पुलिस को धमकी देता है कि वो बिल्कुल भी अंदर आने की कोशिश ना करे, वरना अंदर के होस्टेजेस मारे जाएंगे। उसके बाद वो वापस अंदर आता है और स्टेप 2 शुरू करने को कहता है, यानी उस सिक्योरिटी गार्ड को बाहर निकालना था जो सीसीटीवी रूम में है। अब मारियो और डॉग एक औरत को गन पॉइंट पर लेकर सीसीटीवी रूम की तरफ जाते हैं और उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। उस औरत को गन पॉइंट पर देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड बाहर आ जाता है। उसके बाद मारियो उसकी गन ले लेता है और उसके गन की मैगजीन निकालकर अपने पास रखता है और उसकी खाली गन उसे वापस लौटा देता है। उसके बाद मारियो उसका मोबाइल भी ले लेता है और उसे गन पॉइंट पर ले जाकर बाहर छोड़ता है। अब फर्नांडो स्टेप 3 शुरू करने को कहता है। फिर सब मिलकर बैंक के सभी सीसीटीवी कैमरास तोड़ देते हैं। उसके बाद फर्नांडो अंडरग्राउंड वॉल्ट में आता है और वहां की एक अलमारी को हटाता है जहां वो सुरंग बनाई गई है। फर्नांडो के स्टेप 4 कहते ही दूसरी तरफ से मार्टिन उस दीवार को तोड़ देता है और अब मार्टिन भी बैंक के अंदर आ चुका था। उसके बाद वो दोनों तुरंत सेफ्टी बॉक्सेस की तरफ जा रहे थे। तब फर्नांडो कहता है कि हम स्टेप 5 शुरू कर रहे हैं, यानी वो दोनों अब उस मशीन को सेट करेंगे जिसे मार्टिन ने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को तोड़ने के लिए बनाया था। इस मशीन को मार्टिन ने इस तरह बनाया था जिसकी मदद से वो एक सेफ्टी बॉक्स को सिर्फ 7 सेकंड में तोड़ सकते हैं। अब फर्नांडो और मार्टिन उस मशीन को बैंक में सेट करते हैं। उसके बाद फर्नांडो स्टेप 6 शुरू करने को कहता है
और सब लोग अपनी अपनी घड़ी में 3 घंटों का टाइम सेट करते हैं, यानी अब से 3 घंटों बाद वो लोग वहां से निकलने की तैयारी करेंगे। उसके बाद फर्नांडो और मार्टिन सेफ्टी बॉक्सेस को तोड़ना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ बाहर अब पुलिस के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस, मीडिया और अंदर फंसे लोगों के रिश्तेदार भी आ चुके थे। यहाँ का पुलिस ऑफिसर उस सिक्योरिटी गार्ड से सवाल करता है जिसे मारियो ने गन पॉइंट पर बाहर छोड़ा था। वो गार्ड बताता है कि अंदर वो 4 लोग हैं जिनके पास हैंडगन, शॉटगन और राइफल जैसे हथियार हैं। उन्होंने मेरे गन की मैगजीन निकाल ली और खाली गन मुझे वापस लौटा दी। साथ ही उन्होंने मेरा मोबाइल भी ले लिया है। दूसरी तरफ फर्नांडो और मार्टिन दोनों बॉक्सेस तोड़कर पैसों के साथ साथ सोने की ईंटें और जवाहरात निकाल रहे थे। तभी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर एक लड़के को बाथरूम लगती है, तो उसे वहीं पर रखे गमले में करने को कहा जाता है, लेकिन डर के मारे उसकी सुसु निकल नहीं पा रही थी। तभी मारियो और डॉग को छत पर कुछ हलचल सुनाई देती है। दरअसल स्पेशल फोर्सेस के कुछ जवान छत पर चढ़ रहे थे। उसी वक्त मारियो के पास मौजूद उस सिक्योरिटी गार्ड के मोबाइल पर कॉल आती है जो बाहर से उस पुलिस ऑफिसर ने की थी। वो ऑफिसर मारियो को बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन मारियो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे जवान बैंक के अंदर आने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ के लोगों को मार देंगे। तो उस ऑफिसर को अपने जवानों को वापस बुलाना पड़ता है। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। दरअसल उन लोगों को पता था जब वो बैंक में चोरी करने जाएंगे तब पुलिस भी वहां पर आएगी, लेकिन उनके प्लान के मुताबिक पुलिस को यही लगना चाहिए कि वो सब मामूली चोर हैं जो बैंक लूटने के इरादे से आए थे, मगर पुलिस के आने की वजह से वो अब बैंक के अंदर ही फंस चुके हैं और अब उन चारों के पास बाहर आकर सरेंडर करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन पुलिस को यह नहीं पता कि फर्नांडो और उसके साथियों ने पुलिस को दिखाने का एक अलग प्लान बनाया है और उसकी आड़ में वो बहुत बड़ी चोरी करने वाले हैं। और जैसे पुलिस को लगता है कि वो लोग जिस तरह मेन गेट से बैंक के अंदर गए थे उसी तरह अब वो बाहर आएंगे, पर उन्हें नहीं पता कि वो लोग कभी मेन गेट से बाहर नहीं आएंगे, बल्कि वो लोग बैंक में मौजूद सारा पैसा और सोना लेकर सुरंग के रास्ते से निकल जाएंगे। पर इसमें उन्हें कुछ वक्त लगने वाला था और तब तक मारियो को पुलिस वालों से निगोशिएशन के बहाने उनका ध्यान भटकाए रखना था। वो पुलिस ऑफिसर मारियो को फिर से कॉल करता है और होस्टेजेस को छोड़ने के बदले उसकी डिमांड पूछता है। तो वह कहता है कि उसे डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से निगोशिएशन के बारे में बात करनी है और वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को वहां बुलाने को कहता है। वहीं नीचे फर्नांडो और मार्टिन लगातार बॉक्सेस तोड़ने में लगे हुए थे। उन्हें बहुत सारे पैसे, सोने की ईंटें और जवाहरात मिल रहे थे। दूसरी तरफ बाहर पुलिस को बैंक के अंदर की सिचुएशन बिल्कुल भी पता नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि अंदर होस्टेजेस कितने और कहाँ है। उन्हें बैंक के अंदर जाने के 2 रास्ते ही पता है, एक मेन गेट से और दूसरा पार्किंग से, पर उन्हें तीसरे रास्ते के बारे में पता नहीं है। वही अंदर उस लड़के को फिर से सुसु आती है, तो मारियो उसे अपने पास बुलाता है और बाहर पुलिस ऑफिसर को कॉल करके उसे पूछता है कि निगोशिएशन के लिए डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यहाँ कब तक आएगा। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि वो बस आ ही रहे हैं और साथ ही वो ऑफिसर कहता है कि तुम्हें एक हॉस्टेज को बाहर छोड़ना होगा ताकि हमें पता चल सके कि तुम सच में निगोशिएशन चाहते हो। दरअसल वो पुलिस ऑफिसर अंदर की सिचुएशन जानना चाहता था, इसलिए उसने किसी हॉस्टेज को बाहर छोड़ने को कहा था। पर मारियो उस लड़के को बाहर छोड़ता है जिसे सुसु आई थी और वो बहुत घबराया हुआ भी था। बाहर आने के बाद जब ऑफिसर उस लड़के को अंदर की सिचुएशन के बारे में पूछता है तो डर के मारे वो कुछ बोल ही नहीं पाता और वो इतना डरा हुआ था कि वो अपनी पैंट में ही सुसु कर देता है। पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया है। वहां पर स्नाइपर्स भी मौजूद थे, मगर वो उन्हें कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि बैंक के अंदर उन्होंने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई थी और कोई गोली भी नहीं चली थी, इसलिए पुलिस वाले भी उन पर गोलियां नहीं चला सकते थे। अब वो ऑफिसर मारियो को कॉल करके कहता है, तुम्हारे पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम सरेंडर करते हो तो तुम्हें कम से कम सजा होगी, क्योंकि अभी तक तुम में से किसी ने भी हॉस्टेजेस को चोट नहीं पहुंचाई है और कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई है, तो मैं पूरा ख्याल रखूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो। अब मारियो को उन्हें बातों में उलझाए रखना था, इसलिए वो कहता है कि उसके साथ जो लड़के हैं वो वापस जेल नहीं जाना चाहते हैं, पर वो इस ऑफर के बारे में अपने लड़कों से बात करेगा। नीचे की तरफ फर्नांडो और मार्टिन का बॉक्सेस तोड़ने का काम लगातार जारी था। ऊपर उन्होंने सभी होस्टेजेस के फोन एक जगह जमा किए हुए थे। उनमें से एक फोन बजता है जो वहां पर मौजूद एक बूढ़ी औरत का था जिसका आज बर्थडे है। जब ये बात मारियो को पता चलती है तो वो और उसका साथी डॉग दोनों उस औरत को बर्थडे विशेष देते हैं और कैंडी देकर उसके लिए बर्थडे सॉन्ग भी गाते हैं। उनका ये अच्छा व्यवहार देखकर वो औरत भी बहुत खुश होती है। ऊपर से स्नाइपर ये सब देख रहा था तो वो उस पुलिस ऑफिसर को उसके बारे में सब बताता है। स्नाइपर की बात सुनकर उस ऑफिसर को थोड़ा शक होता है और वो सोचता है कि वो लोग इस सिचुएशन में बर्थडे कैसे मना सकते हैं। उसके बाद मारियो उस बूढ़ी औरत को बाहर छोड़ने ले जाता है। जाते समय वो सिक्योरिटी गार्ड के गन की मैगजीन जो उसने निकाल ली थी वो उस बूढ़ी औरत के पास देता है और उसे कहता है कि ये मैगजीन उस सिक्योरिटी गार्ड को दे देना। उसके बाद जब वो औरत बाहर आती है तो वो अंदर की सिचुएशन बताने के बजाय सबको बताती है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा बर्थडे भी मनाया।
नीचे मार्टिन और फर्नांडो बॉक्सेस तोड़ने में लगे थे। तभी ओवरहीट की वजह से उनका मशीन बंद हो जाता है। वो अब कुछ देर मशीन ठंडा होने तक रुक जाता है, पर तभी ऊपर की तरफ मारियो को कॉल करके पुलिस ऑफिसर कहता है कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वहां पहुंच चुके हैं और वो उससे बात कराता है। अब इस बार भी उन्हें बातों में उलझाने के लिए मारियो उस डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का नाम सुनते ही उसे गालियां देने लगता है और कहता है कि उसने पिछली बार उसकी मदद नहीं की थी और उसे बहुत ज्यादा सजा सुनाई थी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वो उसकी माफी मांगता है, पर मारियो उसकी बात नहीं मानता और पुलिस ऑफिसर से कहता है कि वो अब अपने लॉयर से ही बात करेगा। तो पुलिस ऑफिसर उसके लॉयर का नंबर पूछता है, तो मारियो वहां मौजूद किसी हॉस्टेज का फोन नंबर उसे दे देता है। नीचे मशीन अब फिर से शुरू हो चुकी थी। मार्टिन और फर्नांडो दोनों फिर से बॉक्सेस तोड़ने में लगे थे। वही दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर मारियो के लॉयर को कॉल करता है, जो इस तरफ मारियो ही उठाता है और खुद ही अपना लॉयर बनकर बात करने लगता है। पुलिस ऑफिसर लॉयर को वहां की सारी सिचुएशन बताता है और वहां आने के लिए कहता है। इस पर दूसरी तरफ से लॉयर यानी मारियो कहता है कि वो वहां आने के लिए तुरंत निकल रहा है। अब वो लोग मारियो के लॉयर का इंतजार कर रहे थे, पर ऑफिसर को अब शक होने लगा था। नीचे मशीन फिर से बंद हो गई थी और उनके प्लान के मुताबिक उनका वहां से निकलने का समय भी हो चुका था। पर फर्नांडो को लालच आ गया था और वो सोच रहा था कि मशीन शुरू होने के बाद वो फिर से कोशिश करेंगे और बॉक्सेस तोड़कर और थोड़े पैसे निकाल लेंगे। पर तभी उसे एक बात याद आती है कि जब कोई सोचता है कि उसका प्लान परफेक्ट है, तभी वो गलत होता है। फर्नांडो अब होश में आ चुका था। वो लोग प्लान के मुताबिक तय किए गए समय से 5 मिनट लेट हो चुके थे। अब फर्नांडो आखिरी स्टेप यानी स्टेप 7 शुरू करने को कहता है। उसकी बात सुनते ही मारियो के अलावा बाकी 2 लोग नीचे आ जाते हैं और अब नीचे ये 4 लोग मिलकर सभी पैसों को बैग में भरकर सुरंग की तरफ ले जाने लगते हैं। ऊपर मारियो सभी होस्टेजेस पर नजर रखे हुए था। वो पुलिस ऑफिसर को कॉल करके 5 पिज्जा मंगवाने के लिए कहता है। तब वो ऑफिसर सोचता है कि अब इन लोगों को सरेंडर करना ही है, तो ये लोग उनका टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। तभी दूसरी तरफ से मारियो लॉयर के बारे में पूछता है, तो ऑफिसर उसे बताता है कि अभी तक उसका लॉयर नहीं आया है और वो अपने एक पुलिस वाले को मारियो के लॉयर को कॉल करने को कहता है। जब वो पुलिस वाला उसके लॉयर को कॉल करता है तो उस फोन की रिंग बजती है जिससे मारियो खुद ही लॉयर बन के बात कर रहा था। वो फोन मारियो के ठीक पीछे ही था और दूसरी तरफ ऑफिसर भी मारियो से बात कर रहा था। तो वो ऑफिसर उस फोन की रिंग को सुन लेता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो लोग उन्हें बातों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग किसी और रास्ते से वहां से बाहर निकलने वाले हैं। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग किस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। तभी उसे वहां के ड्रेनेज का एक मैनहोल दिखाई देता है और उसे पता चल जाता है कि वो लोग ड्रेनेज से बाहर निकलने वाले हैं और वो स्पेशल फोर्सेस के कैप्टन को ये बात बताता है। अंदर फर्नांडो और उसके साथियों का काम पूरा हो चुका था। फर्नांडो अपने साथियों के हथियार ले लेता है और एक कपड़ा बिछाकर उस पर वो सारे हथियार रख देता है। ये सभी हथियार नकली थे। ये सिर्फ नकली ही नहीं बल्कि बच्चों के खिलौने थे जिनकी मदद से उन्होंने बैंक लूटा था। इन हथियारों का इस्तेमाल करने के पीछे फर्नांडो की एक वजह थी। दरअसल फर्नांडो नहीं चाहता था कि उनमें से किसी के भी हाथ से गलती से भी गोली चले और साथ ही वो किसी भी होस्टेज को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। ऊपर की तरफ मारियो होस्टेजेस पर नजर रखे हुए था। नीचे फर्नांडो अपने तीनों साथियों को सुरंग से ड्रेनेज में भेजता है जहां उनकी एयरबोट्स है। अब फर्नांडो उस सुरंग से लूट का सारा माल ड्रेनेज में ट्रांसफर करता है जहां वो लोग उस माल को एयरबोट में भर लेते हैं। अब बैंक में सिर्फ फर्नांडो और मारियो दोनों बचे थे। फर्नांडो मारियो को नीचे बुला लेता है और वो मारियो का भी हथियार लेकर उस कपड़े पर रख देता है और वो दोनों सुरंग में चले जाते हैं। उसके बाद वो उस अलमारी को एक रस्सी की मदद से पहले वाली जगह पर यानी उस होल के ठीक सामने खड़ा करते हैं। बाहर पुलिस ऑफिसर उस कैप्टन को समझा रहा था कि वो लोग ड्रेनेज के रास्ते से भागने वाले हैं, पर वो उस ऑफिसर की बात मानने को तैयार नहीं था। तभी अंदर के होस्टेजेस मारियो वहां नहीं है ये देखकर अपने मोबाइल्स ले लेते हैं और बाहर अपने रिश्तेदारों को कॉल करते हैं। बैंक के अंदर से कॉल आते हुए देखकर कैप्टन सब समझ जाता है। अब बैंक तो चारों तरफ से घिरा हुआ था, इसलिए चोर वहां से भाग नहीं सकते थे, पर अंदर से होस्टेजेस के कॉल आ रहे थे। इसका मतलब वो चोर किसी दूसरे रास्ते से यानी ड्रेनेज के रास्ते से ही भाग रहे हैं। तो वो तुरंत अपने स्पेशल फोर्सेस के कुछ जवानों को शहर के बाहर ड्रेनेज के उस पाइप की तरफ भेज देता है। वो जवान उस पाइप से होते हुए सुरंग की तरफ यानी उस बैंक की तरफ जा रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर भी अपने पुलिस वालों को लेकर बैंक के अंदर घुसता है और पूरी बैंक में देखने के बाद वो अंडरग्राउंड वॉल्ट में आता है जहां सेफ्टी बॉक्सेस को तोड़ा गया था और सारे पैसे गायब थे और उसे वो लुटेरे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पर तभी उसे वो मिट्टी दिखाई देती है जो दीवार को तोड़ते वक्त वहां पर गिरी हुई थी और वो समझ जाता है कि वो लोग किसी दीवार को तोड़कर वहां से भागे हैं। अब वो वहां की अलमारी देखता है और उसे वहां से हटवा देता है जहां पर उसे वो होल दिखाई देता है, पर वहां एक बॉम्ब लगाया गया था जिसे देखकर वो ऑफिसर रुक जाता है। पर तभी उसे पता चलता है कि ऊपर जो हथियार रखे गए हैं वो सभी हथियार नकली है, यानी वो बॉम्ब भी नकली होगा।
तो वो तुरंत उस बॉम्ब को हटा देता है और उस सुरंग से होते हुए ड्रेनेज में पहुंच जाता है। अब वो स्पेशल फोर्सेस के जवान भी उस सुरंग तक पहुंच चुके थे, पर उन्हें वो लुटेरे यानी फर्नांडो और उसके साथी नहीं मिलते। दरअसल फर्नांडो को पता था कि उनके भागने के रास्ते के बारे में पुलिस को पता चल सकता है, इसलिए उन्होंने ड्रेनेज में एक बांध बनाकर पानी रोक दिया था और चोरी के बाद ड्रेनेज से बाहर निकलने के बजाय अंदर की तरफ जाने का प्लान बनाया था। अब ये पांचों लूट का सारा माल लेकर बैंक से बहुत दूर एक मैनहोल के नीचे आकर रुकते हैं। वहां से ठीक ऊपर उनका एक और साथी मौजूद था जिसका नाम गाइटा है, और वो वैन को उस मैनहोल के ऊपर खड़ा करके वहां पर पंचर बनाने का नाटक कर रहा था। फर्नांडो ने गाइटा को सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए शामिल कर लिया था, जो माल के साथ साथ उन सबको सुरक्षित जगह पहुंचाएगा। अब फर्नांडो नीचे से गाइटा को सिग्नल देता है। उसका सिग्नल मिलते ही गाइटा वैन के अंदर चला जाता है और वैन के बॉटम का ढक्कन हटाता है, जो उन्होंने इसी काम के लिए बनाया था। उसके बाद वो मशीन के जरिए मैनहोल के ऊपर का भी ढक्कन हटाता है और फर्नांडो को वैन के अंदर ले लेता है। उसके बाद गाइटा फिर से बाहर जाता है और पंचर बनाने का नाटक करता हुआ वहीं पर रुकता है। अंदर फर्नांडो पैसों के बैग के साथ साथ अपने सभी साथियों को वैन के अंदर ले लेता है और उसके बाद उनका बाहर का साथी यानी गाइटा भी वैन के अंदर आता है और वो वहां से आसानी से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बैंक में पुलिस को उन नकली हथियारों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। यह सबूत मिटाने के लिए वो उस वैन को भी जला देते हैं जिसकी मदद से चोरी की गई थी। अब ये पांचों बहुत खुश थे। वो इस चोरी को सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि अब उनके सपने पूरे होने वाले थे। फर्नांडो को घूमना पसंद था तो वो टूर पर चला जाता है। मार्टिन अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेता है और बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने के साथ साथ एक वीडियो गेम भी ले लेता है। मारियो का भी ऐशो आराम की लाइफ जीने का जो सपना था वो अब पूरा हो रहा था। डॉक ने तो अपने घर में ही एक चर्च बना लिया था और अल्बर्टो अपनी वाइफ को एक एक्सपेंसिव कार गिफ्ट करता है जिसे देखकर उसकी वाइफ बहुत खुश होती है। टूर के दौरान फर्नांडो न्यूज में देखता है कि उन्होंने जो चोरी की है वो अर्जेंटीना देश के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है और इसमें पुलिस को कुछ खास सबूत नहीं मिल रहे थे, जिसकी वजह से वो चोरों का पता नहीं लगा पा रहे थे। अब ये पांचों बहुत अमीर थे। अल्बर्टो बहुत अय्याशी कर रहा था। एक दिन उसकी वाइफ उसे एक लड़की को किस करते हुए देख लेती है। उसकी वाइफ को इस चोरी के बारे में और इसमें शामिल सभी लोगों के बारे में पता था, इसलिए वो सीधे पुलिस के पास जाती है और सब बता देती है। उसके बाद सबसे पहले अल्बर्टो पकड़ा जाता है। उसके घर से सारे पैसे बरामद किए जाते हैं। दूसरी तरफ फर्नांडो को यह बात न्यूज के जरिए पता चल जाती है। उसके बाद गाइटा भी पकड़ा जाता है जिसने फर्नांडो और उसके साथियों की ट्रांसपोर्ट में मदद की थी। उसके बाद मार्टिन को भी पुलिस पकड़ लेती है, साथ ही मारियो भी पकड़ा जाता है। अब सिर्फ फर्नांडो और डॉग दोनों बचे हुए थे, जिसमें से फर्नांडो को टूर के दौरान पुलिस पकड़ लेती है, पर डॉग को पुलिस कभी पकड़ नहीं पाती क्योंकि उसकी आइडेंटिटी नकली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि फर्नांडो जेल से बाहर आता है। पकड़े जा चुके पांचों में से सिर्फ अकेले मारियो को ही 7 साल की सजा हुई थी क्योंकि उसका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था, लेकिन बाकी चारों को सिर्फ 1 साल 7 महीनों की सजा हुई। दरअसल फर्नांडो ने पहले ही पकड़े जाने के बाद के बारे में भी सोच रखा था। जब वो पकड़े गए तब यह साबित हो चुका था कि उन्होंने इस चोरी के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए थे वो नकली थे। साथ ही उन्होंने होस्टेजेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए उन्हें सिर्फ 1 साल 7 महीनों की सजा हो गई। और असल में उन्होंने कितने पैसे चुराए थे इस बात का खुद बैंक के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। दरअसल बैंक के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस में यानी अंडरग्राउंड वॉल्ट में एक्चुअल कितना पैसा होता है इसका खुद बैंक के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, पर अंदाजे से कहा जाता है कि वहाँ $25 मिलियन थे। लेकिन फर्नांडो और उसके साथियों से सिर्फ $2.25 मिलियन और 8 किलो ज्वेलरी बरामद हुई थी। आखिर में हम कुछ रियल फुटेजेस को देखते हैं जिसमें उस वैन को दिखाया जाता है जिसे जलाया गया था, साथ ही उस सुरंग को जिसके जरिए उन्होंने पैसे बैंक के बाहर निकाले थे, और उस बोट को भी दिखाया जाता है जिसमें उन्होंने पैसे ट्रांसफर किए थे। तो ये था फर्नांडो का मास्टर प्लान, जिसमें उन्होंने चोरी की, उसकी सजा भी काटी और उसके बाद भी वो अमीर बन गए। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बेहतर ख्याल और इसी तरह आते रहिए द मूवी नगरी में। धन्यवाद।